अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट लेक्चर का इख्तिताम हमने वॉलंटरिज्म पर किया था और आज के लेक्चर का आगाज स्ट्रक्चरलिज्म से करेंगे। जो एडवर्ड टिचनर हैं ये जाते हैं जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्सिंग में और विल्हम वूंड की सुपरविजन में बाकायदा तौर पर साइकोलॉजी को लर्न करते हैं और फिर जब अमेरिका वापस आते हैं तो फिर स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की। जिस तरह विल्हम वोंट ने इमीडिएट एक्सपीरियंस को स्टडी करने के लिए कहा था, टिचनर ने भी कहा जी हाँ, हमें भी स्टडी करना चाहिए इमीडिएट एक्सपीरियंस को, जिसको कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस एक्सपीरियंस के नाम से भी जानते हैं या सिंपली माइंड के नाम से भी जानते हैं या माइंड भी कहते हैं। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ मुख्तलिफ किताबों में और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस या फिर माइंड। लेकिन टिचनर ने हमें कॉन्शियसनेस और माइंड के दरमियान डिफरेंस के बारे में बताया था, जिसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टिचनर साहब के मुताबिक कॉन्शियसनेस हमारा सम टोटल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस होता है एट एनी गिवन टाइम और मोमेंट ऑफ टाइम। कभी आपकी सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है या आप लोग मुझे सुन रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं, ये आपका कॉन्शियसनेस है जो कि मोमेंटरली होता है एट एनी गिवन मोमेंट या पॉइंट ऑफ टाइम। मोमेंट ऑफ टाइम में जो एनवायरनमेंट के हवाले से आप में अवेयरनेस पाई जाती है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टिचनर, सम टोटल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस एट एनी गिवन मोमेंट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और जो हमारा बर्थ से लेकर प्रेजेंट तक जितना भी अकोमुलेटेड एक्सपीरियंस होता है उसको टिचनर ने माइंड का नाम दिया था। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और बर्थ से लेकर हम अगर अब तक प्रेजेंट तक की बात करें, बर्थ से लेकर टिल प्रेजेंट तक, तो वो हमारा माइंड कहलाता है। तो कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट की बात की जाती है, प्रेजेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जब हम माइंड की बात करते हैं तो पास्ट का जिक्र भी करते हैं और प्रेजेंट की बात भी करते हैं। तो जो अकेमुलेटेड एक्सपीरियंस होता है लाइफ टाइम, वो हमारा अकॉर्डिंग टू टिचनर माइंड कहलाता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म में टिचनर का कहना था कि हमें कॉन्शियसनेस को एनालाइज करना चाहिए और ढूंढना चाहिए इसके बेसिक एलिमेंट्स को और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं या नहीं। अब स्ट्रक्चरलिज्म के गोल्स क्या थे, अजम्पशंस क्या थी। दो गोल या दो अजम्पशन हमने पढ़ी थी वॉलंटरिज्म में। पहली ये थी कि हमें बेसिक मेंटल एलिमेंट को डिस्कवर करना चाहिए और इसके बाद उन लॉज को डिस्कवर करना है जिसकी वजह से ये मेंटल एलिमेंट मिलकर कम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस बनाते हैं। यहाँ पर आपको वही दो मिलेंगी लेकिन एक नई अजम्पशन या एक नया गोल मिलेगा। तो पहले नंबर पर है टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ माइंड। और जो बेसिक एलिमेंट ऑफ माइंड है उनके हवाले से टिचनर का कहना था कि जिस तरह से केमिस्ट्री में एलिमेंट का एक पीरियोडिक टेबल बना दिया गया है, इसी तरीके से हम साइकोलॉजी में बाकायदा तौर पर पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंटल एलिमेंट बना सकते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंटल एलिमेंट्स बनाने का किसने सोचा था या किसने इम्फेसिस दिया था कि हमें साइकोलॉजी में पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंटल एलिमेंट बनाना चाहिए, तो टिचनर साहब ने कहा था। दूसरे नंबर पर यह दूसरी असम्पशन हमारे पास आती है टू एनालाइज द लॉज गवर्निंग द कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द माइंड, कि हमें उन लॉज को डिस्कवर करना चाहिए जिनकी वजह से ये मुख्तलिफ एलिमेंट ऑफ माइंड आपस में कंबाइन हुए होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं। तीसरी जो असम्पशन है या जो तीसरा गोल है वो डिफरेंट था फ्रॉम वॉलंटरिज्म। वो ये था कि टू इवेल्युएट द कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड नर्वस सिस्टम, कि हम अपने माइंड और नर्वस सिस्टम के दरमियान कनेक्शन को स्टडी करें या कनेक्शन को स्टडी करना चाहिए कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है या जो हमारा माइंड है उसमें हमारे नर्वस सिस्टम की क्या इन्वॉल्वमेंट है।
अब यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली है कि टिचनर ने कहा था कि हमें पढ़ना तो है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, लेकिन वो हमने पढ़ना है किसी हेल्दी अडल्ट ह्यूमन माइंड का। अडल्ट ह्यूमन माइंड की बात आएगी, ये बात याद रखिएगा। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाता है ह्यूमन माइंड या अडल्ट ह्यूमन माइंड या चाइल्ड ह्यूमन माइंड या फिर बोथ अडल्ट एंड चाइल्ड ह्यूमन माइंड्स, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ह्यूमन माइंड की बात आई थी, तो ह्यूमन माइंड में अडल्ट माइंड भी आ जाता है और चाइल्ड माइंड भी आ जाता है, तो मुझे बोथ ऑफ दीज की ऑप्शन चूज करनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि जो टिचनर थे उन्होंने एडल्ट ह्यूमन माइंड की बात की थी और नॉर्मल माइंड की बात की थी, एबनॉर्मल माइंड की बात नहीं की थी। क्योंकि जब आप साइको एनालिसिस में जाएंगे तो वहां पर जिक्र आएगा एडल्ट एबनॉर्मल ह्यूमन माइंड का। जो फ्रॉइड थे उन्होंने एडल्ट एबनॉर्मल ह्यूमन माइंड को स्टडी किया था और साइको एनालिसिस को डेवलप किया था। तो दूसरे अल्फाजों में टिचनर का गोल ये था कि वो स्टडी करें व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ अ मेंटल लाइफ। एक एमसीक्यू जो है मैंने देखा था कहीं पर, वहां पूछा हुआ था हु स्टेटेड टू स्टडी द व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ अ मेंटल लाइफ, तो आंसर होगा टिचनर। टिचनर ने कहा था कि हमें व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ मेंटल लाइफ को स्टडी करना चाहिए। यहाँ पर व्हाट का मतलब बेसिक एलिमेंट को तलाश करना है, हाउ का मतलब ये है कि ये मेंटल एलिमेंट जो हैं किस तरह से कंबाइन होते हैं, कौन से लॉज होते हैं। वाई का मतलब है कि न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट कौन से हैं मेंटल एलिमेंट के, या जो नर्वस सिस्टम है इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है हमारे मेंटल इवेंट्स में। अब देखो यहाँ पर मेंटल इवेंट की टर्म यूज हो रही है, मेंटल एक्सपीरियंस की टर्म यूज हो रही है, या फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस की टर्म यूज हो सकती है। टर्म जो भी होगी वो इन तमाम में से होगी और सबका लगभग सेम ही मीनिंग होता है। इसके बाद टिचनर का मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आ जाता है। उनका इंट्रोस्पेक्शन का मेथड डिफरेंट था फ्रॉम वुंट इंट्रोस्पेक्शन, कि वुंट ने अपने एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन को स्टडी किया था और अपने इंट्रोस्पेक्शन को एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन का नाम दिया था, जबकि टिचनर ने सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन का नाम दिया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि टिचनर ने कौन सा इंट्रोस्पेक्शन यूज किया था, और ऑप्शंस होती हैं प्योर इंट्रोस्पेक्शन, साइंटिफिक इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन या फिर सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन, तो करेक्ट आंसर होगा सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन। फर्क ये था कि जो टिचनर का इंट्रोस्पेक्शन था इसमें ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती थी और ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स को यूज किया जाता था। एक और डिफरेंस है जिसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टिचनर जब ट्रेनिंग दिया करते थे सब्जेक्ट को, तो उन्हें बताया करते थे कि जब भी आपको किसी स्टिमुलस से एक्सपोज करवाया जाए तो आपने उसको परसीव नहीं करना बल्कि उसकी सेंसेशन को डिस्क्राइब करना है। मतलब अगर आपको एप्पल दिखाया जा रहा है तो आपने ये नहीं कहना कि ये एप्पल है, बल्कि आपने बताना है कि इसका कलर क्या है, ये शाइन कर रहा है या नहीं, या फिर इसको देख के आप क्या कैसा फील कर रहे हैं और क्या फील हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो टिचनर का इंट्रोस्पेक्शन है वो फोकस करता है सेंसेशन पर, परसेप्शन पर, एप परसेप्शन पर या ऑल ऑफ द अबव पर। तो जो टिचनर का इंट्रोस्पेक्शन है वो प्योरली सेंसेशन पर फोकस करता है और यहीं से उन्होंने एक कंसेप्ट ड्राइव किया था जो कि बहुत मशहूर है, जिसे हम स्टिमुलस एरर के नाम से जानते हैं। अब स्टिमुलस एरर क्या होता है? जब ये किसी सब्जेक्ट को एक स्टिमुलस से एक्सपोज किया करते थे तो उससे कहा करते थे कि आपने इसको परसीव नहीं करना, जस्ट आपने जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करना है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता था या प्रेजेंट किया जाता था और सब्जेक्ट फौरन उस ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया करता था, जैसा कि अगर पेंसिल दिखाई गई है तो अगर सब्जेक्ट कहता था कि ये पेंसिल है तो इसको फौरन एरर कंसीडर किया जाता था। अकॉर्डिंग टू टिचनर हमने ये नहीं जानना कि ये पेंसिल है, हमने ये जानना है कि आपको
नजर क्या आ रहा है, ये शार्प है, किस तरह की पेंसिल है, इसकी हाइट क्या है, इसकी थिकनेस के बारे में सब्जेक्ट का क्या ख्याल है। मतलब जो रॉ डाटा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ना कि उसकी मीनिंग या उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से या उसकी परसेप्शन के हवाले से। तो जब भी सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट को या उस स्टिमुलस को इंटरप्रेट करता था या परसीव करता था या परसेप्शन और अपनी परसीव डाटा हमारे साथ शेयर करता था, तो इसको स्टिमुलस एरर के तौर पर माना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है हु कॉइन्ड द टर्म स्टिमुलस एरर। तो टिचनर ने कॉइन की थी। आपसे पूछा जाएगा कि जो स्टिमुलस एरर है इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, फंक्शनलिज्म के साथ, बिहेवियरिज्म के साथ या स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। तो स्टिमुलस एरर का ताल्लुक स्ट्रक्चरलिज्म के साथ होता है। ऑल्दो टिचनर का इंट्रोस्पेक्शन काफी रिग्रेस था, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा दी जाती थी, स्टिमुलस एरर पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन टिचनर ने अपने आखिरी दिनों में ये बात मेंशन की थी बाकायदा तौर पर कि जिस किस्म के इंट्रोस्पेक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जिस किस्म के इंट्रोस्पेक्शन का टिचनर ने और उनके स्टूडेंट ने इस्तेमाल किया था, टिचनर ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो डायरेक्ट एक्सपोजर है, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, डायरेक्टली इमीडिएट एक्सपीरियंस है, उसको हम गैदर नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू ट्रेनिंग। तो इस वजह से हमें अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर जो हैं वो यूज करने चाहिए, ताकि जो फिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस है हम उसको गैदर कर सकें, कि जो उनका ट्रू एक्सपोजर, ट्रू एक्सपीरियंस या ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, उसको हम गैदर कर सकें। तो ऑल्दो सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल किया था, लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें ये हिदायत दी थी कि हमें अनट्रेन्ड ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम फिनोलॉजिकल एक्सपीरियंस को गैदर कर सकें। इसके बाद फिर मेंटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तीन तरह के मेंटल एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किए थे। दो का ताल्लुक वॉलंटरिज्म या विल्हम वुंड के साथ था, सेंसेशन और फीलिंग्स। यहाँ पर फीलिंग की जगह उन्होंने टर्म का इस्तेमाल किया था अफेक्शंस, और अफेक्शन का मतलब फीलिंग ही है। और साथ उन्होंने इमेजेस का एक और मेंटल एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किया था। तो सेंसेशन याद रखिएगा एलिमेंट ऑफ परसेप्शन होती है, इमेजेस जो हैं एलिमेंट ऑफ आइडियाज होते हैं, और अफेक्शन एलिमेंट ऑफ इमोशंस होते हैं। अब जिस तरह वुंट ने हमें बताया था कि सेंसेशन को स्टडी करना है तो हमें फोकस करना चाहिए इसकी मोडेलिटी पर। अगर हमने सेंसेशन को स्टडी करना है तो इन टर्म ऑफ मोडेलिटी करें, या फिर इसकी इंटेंसिटी को देखें, इसकी इंटेंसिटी पर फोकस करें, या फिर इसकी क्वालिटी पर फोकस करें। बिल्कुल इसी तरीके से टिचनर ने हमें बताया कि हर एक मेंटल एलिमेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसकी एट्रीब्यूट से। तो उन्होंने तीनों एलिमेंट के कुछ एट्रीब्यूट बताए थे। फॉर एग्जांपल सेंसेशन और इमेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने हमें जो एट्रीब्यूट बताए उनमें क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्लियरनेस और एक्सटेंसिटी पर फोकस करना चाहिए। क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ क्लियरनेस का तो सबको पता ही है। अब ये एक्सटेंसिटी क्या होती है? एक्सटेंसिटी का मतलब होता है कि जो एक स्टिमुलस है वो एनवायरनमेंट में किस तरह से फैला हुआ है, कितनी स्पेस उसने ऑक्यूपाई की हुई है, या फिर वो कितना स्प्रेड हुआ है वो अपने एनवायरनमेंट में। लेकिन जब अफेक्शन की बात आती है, अफेक्शन मेंटल एलिमेंट की बात आती है, तो उन्होंने कहा था कि अफेक्शन को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हों तो अफेक्शन की जो एट्रीब्यूट होती हैं वो क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन होती है, ना कि क्लियरनेस और एक्सटेंसिटी। मतलब ये कि जो सेंसेशन और इमेजेस हैं उनमें क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्लियरनेस और एक्सटेंसिटी पांचों की मौजूदगी होती है, और जो अफेक्शन होती है उसमें सिर्फ तीन एट्रीब्यूट होते हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन।
क्लियरनेस और एक्सटेंसिटी की मौजूदगी नहीं होती। टिचनर और उनके स्टूडेंट्स ने सेंसेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा मेंटल एलिमेंट है जिसके ऊपर टिचनर ने सबसे ज्यादा फोकस किया था, तो वो सेंसेशन है। इसका अंदाजा हमें इससे भी हो जाता है कि टिचनर और उनके स्टूडेंट ने ओवर 40,000 सेंसेशन जो हैं वो आइडेंटिफाई की थी, या उन्होंने कहा था कि ओवर 40,000 जो सेंसेशन हैं वो आइडेंटिफाइएबल होती हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने विजुअल सेंसेशन के साथ जो सेंसेशन बताई थी वो अबाउट 30,000 थी, ऑडिशन के साथ 12,000 के अराउंड अबाउट थी, और बाकी जो बचती हैं वो 20 थी जिनका ताल्लुक दूसरी सेंसस से था। तो ओवर 40,000 सेंसेशन को आपने याद रखना है। तो स्टार्टिंग में टिचनर ने फोकस किया था जस्ट ऑन मेंटल एलिमेंट के कौन कौन से मेंटल एलिमेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने मेंटल एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स पर फोकस किया था, मतलब उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी इंटेंसिटी कैसी है, उनका ड्यूरेशन क्या है, और उनकी क्लियरनेस और एक्सटेंसिटी वगैरह पर फोकस किया था। अब हम देखते हैं रिजेक्शन ऑफ वुंड ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग्स। तो विल्हम वुंड ने ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग दी थी, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और बताया था कि हमें हमारी फीलिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। टिचनर ने कहा था कि ऐसा नहीं होता, और सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है जो कि प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस डायमेंशन है। बाकी जो 2 डायमेंशन हैं जिनमें टेंशन, रिलैक्सेशन और एक्सटेंशन काम आती हैं, ये बेसिकली सेंसेशन और फीलिंग के मिलाप और उनके कॉम्बिनेशन से ही वजूद में आती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिचनर के मुताबिक वुंड की ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ फीलिंग में कौन सा कंपोनेंट या कौन सी डायमेंशन वैलिड है, तो वो है प्लेजेंटनेस अनप्लेजेंटनेस डायमेंशन। इसके बाद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाता है, जिसे हम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। और टिचनर का कहना था कि दो वो आइडियाज या एक्सपीरियंस जो कि इकट्ठे एक्सपीरियंस किए जाते हैं, जो कि एक साथ अकर करते हैं, जिनका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों के दरमियान एक लिंक डेवलप हो जाता है, एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है, और जब आप एक को रिकॉल करते हैं तो दूसरे का रिकॉल ऑटोमेटिक हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप नाइफ और फोक का एक साथ इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए, तो जब भी नाइफ का जिक्र आएगा तो फॉक खुद ब खुद आपके जहन में उमट आएगा। इसको हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टिचनर ने जो वुंड का कॉन्सेप्ट था एपरसेप्शन और क्रिएटिव सिंथेसिस का, उसको रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि वुंड मानते थे कि हम अपने कॉन्शियसनेस को या कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास विल होती है और हमारा जो वॉलंटरी एक्शन होता है। तो आपको पता है कि एपरसेप्शन और क्रिएटिव सिंथेसिस दोनों में ही वॉयलेशन और अटेंशन की बात की थी वुंड ने। और टिचनर जो हैं वो वॉलंटरी एक्शन या विल के कंसेप्ट को वैलिड नहीं समझते थे। इसी वजह से उन्होंने एपरसेप्शन और क्रिएटिव सिंथेसिस जैसे कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, जो कि बेसिस थी वुंड के वॉलंटरिज्म की। मजीद टिचनर का कहना था कि अटेंशन जो है कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये हमारी सेंसेशन की क्लियरनेस वाली प्रॉपर्टी होती है। मतलब हम किसी चीज को क्लियर नहीं करते उसको अटेंड करके, बल्कि हम सिर्फ उसी चीज को अटेंड या सिर्फ उसी चीज की तरफ तवज्जो देते हैं जो कि क्लियर होती है। ऐसा नहीं है कि हम स्टिमुलाई को क्लियर करते हों, उनको साफ करके देखते हों। अब क्रिएटिव सिंथेसिस में ये था कि जब आप आइडियाज को मिला रहे होते हैं, तो जो आप आइडियाज को मिलाते हैं वो वॉलंटरी मिला रहे होते हैं।
और कम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंस बना रहे होते हैं, जिसमें अटेंशन का बहुत अहम रोल होता है। लेकिन टिचनर का कहना था कि अटेंशन जो है बेसिकली हमारी सेंसेशन की क्लियरनेस वाली प्रॉपर्टी है, खुद से ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। तो इसी वजह से जो दूसरी रीजन परसेप्शन और क्रिएटिव सिंथेसिस को रिजेक्ट करने की, रद्द करने की है, वो अटेंशन की रिजेक्शन है फ्रॉम टिचनर। टिचनर ने अटेंशन को, विलिंगनेस को रिजेक्ट कर दिया था। कि जिस तरह से वुंट ने अटेंशन का रोल बताया था परसेप्शन और क्रिएटिव सिंथेसिस में, वो रोल टिचनर ने रिजेक्ट कर दिया था और टिचनर ने कहा अटेंशन महज एक क्लियरनेस की प्रॉपर्टी है सेंसेशन की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग आ जाती है। टिचनर ने ये थ्योरी हमें दी थी। उन्होंने कहा था दो चीजें होती हैं, एक कोर होता है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट होता है। कोर हमारे रॉ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनमें हमारी सेंसेशन वगैरह आ सकती है, और कॉन्टेक्स्ट जो है कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो कि रॉ एक्सपीरियंस को मीनिंग दे रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई तस्वीर देख रहे हैं तो तस्वीर की जो सेंसेशन है, जो कलर वगैरह हैं या जो लोग नजर आ रहे हैं, वो कोर है। और जो लोग आपस में एक साथ मौजूद हैं, पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है, वो तमाम चीजें मिलकर मीनिंग दे रही हैं उस कोर को। वो तमाम चीजें जो कि हेल्प कर रही हैं अंडरस्टैंड करने में सेंसेशन को, वो कॉन्टेक्स्ट कहलाएंगी। और जो सेंसेशन आ रही है, जो कलर हमें नजर आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ फिगर्स नजर आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ एलिमेंट नजर आ रहे हैं, वो हमारे कोर कहलाएगा। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कोर का ताल्लुक सेंसेशन से होता है और कॉन्टेक्स्ट का ताल्लुक इंटरप्रिटेशन या परसेप्शन से होता है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोर को मीनिंग देता है। अब अगर हम सिंपल अल्फाज में सेंसेशन और परसेप्शन की बात करें, तो सेंसेशन जो होती हैं ये हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारी ब्रेन को जाती है। जैसा कि हम कोई चीज देखते हैं तो चीज का हम देखना, ये हमारी एक सेंसेस के थ्रू से हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा, तो ये हमारी सेंसेशन है। और किसी आवाज को सुनते हैं, लेकिन जब वो आवाज मीनिंगफुल बन जाती है, वो तस्वीर, वो देखने वाली चीज मीनिंगफुल बन जाती है, मतलब हमारी सेंसेशन जब मीनिंगफुल बन जाएंगी तो वो परसेप्शन में आएंगी। परसेप्शन हमारी मीनिंगफुल सेंसेशन होती है। तो कोर और कॉन्टेक्स्ट के कंसेप्ट में कोई भी चीज अगर आपके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन में आती है तो वो कोर है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको इंटरप्रेट करने के लिए, इसको परसीव करने के लिए जो हम एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। आखिर में कुछ क्रिटिसिज्म है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म स्ट्रक्चरलिज्म को फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म ने किया था। क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा किया था फंक्शनलिज्म ने और बिहेवियरिज्म ने। खास तौर पर जो इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल था, इसको क्रिटिसाइज किया गया था। मिसाल के तौर पर इंट्रोस्पेक्शन को साइंटिफिकली रिलायबल और ऑब्जेक्टिव मेथड कंसीडर नहीं किया गया था। और ये भी क्रिटिसिज्म था कि इंट्रोस्पेक्शन में इंसान ने बोलना होता है, तो वो लोग जो बोलने के शौकीन हों, जो जहनी तौर पर स्मार्ट हों, जो ओपन हों, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन ऑफ टिचनर में। इसके बाद जो एक ही स्टिमुलस पर मुख्तलिफ लोगों की डिस्क्रिप्शन होती है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। और मैंने ये भी बताया था कि इवन सेम स्टिमुलस की जो डिस्क्रिप्शन होती है ऑन द सेम पर्सन, उसके अंदर भी वेरिएशन देखी जाती है। फिर जो क्रिटिसिज्म था इंट्रोस्पेक्शन पर, वो ये था कि इंट्रोस्पेक्शन को सिर्फ अडल्ट पर इस्तेमाल किया जा सकता है, चिल्ड्रन पर या एनिमल पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्रिटिसिज्म में एक ये पॉइंट भी था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोस्पेक्शन है, वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं, वो रिट्रोस्पेक्शन है बेसिकली। मतलब ये कि जब आपको स्टिमुलस दिखाते हैं तो स्टिमुलस के एक्सपोजर के बाद सब्जेक्ट हमें अपना ट्रू एक्सपीरियंस नहीं बता रहा होता आफ्टर एक्सपोजर।
बल्कि वो मेमोरी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है स्टिमुलस के हवाले से और हमें वो बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक्सपोजर करवाया जा रहा है और आपको एक सेब दिखा रहे हैं और सेब दिखाने के बाद उसकी फीलिंग और थॉट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने या जिस पे करवाया जा रहा है उस सब्जेक्ट ने सेब पहले भी देख रखा है और जो सेब के बारे में उसके ख्यालात हैं, उसके एहसासात हैं या उसके जज्बात होंगे, वो वही रिपोर्ट करेगा। तो इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली एक रिट्रोस्पेक्शन है और रिट्रोस्पेक्शन से मुराद होता है कि माजी में जाके अपनी यादाश्त से किसी चीज के हवाले से इंफॉर्मेशन देना। इसके अलावा जो फंक्शनलिस्ट थे वो ये कहते थे कि हमें स्ट्रक्चर नहीं बल्कि फंक्शन ऑफ माइंड पढ़ना चाहिए, खास तौर पर इन टर्म ऑफ बिहेवियर्स। तो हमें साइकोलॉजी में माइंड का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि माइंड का फंक्शन पढ़ना चाहिए इन टर्म ऑफ बिहेवियर्स। इसके बाद जो बिहेवियरिस्ट थे वो कहा करते थे कि हमें साइकोलॉजी में कॉन्शियस एक्सपीरियंस को नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि बिहेवियर को पढ़ना चाहिए, बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर जो हैं वो डायरेक्टली मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल होते हैं और ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। इसके अलावा गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की तरफ से भी हमें क्रिटिसिज्म नजर आता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि अगर हम किसी चीज को उसके कंपोनेंट में या उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उस चीज की जो एसेंस है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस को या माइंड को मुख्तलिफ एलिमेंट्स में डिवाइड करना चाहते थे। इसी वजह से गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रक्चरलिस्ट को तनकीद का निशाना बनाया था। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म में और भी क्रिटिसिज्म पाया जाता है या और भी लिमिटेशन थी, क्योंकि जिस दौरान स्ट्रक्चरलिस्ट को सामने लेकर आया गया था या स्ट्रक्चरलिज्म को सामने लेकर आया गया था उस जमाने में और भी लोग थे जो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे थे। मिसाल के तौर पर एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बातें चल रही थी, एनिमल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बातें चल रही थी और पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने की बातें चल रही थी। तो जो स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर और पर्सनैलिटी है उसको शामिल नहीं किया गया था स्ट्रक्चरलिज्म में। और स्ट्रक्चरलिज्म के वक्त थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत पॉपुलर थी, लेकिन टिचनर ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी शामिल नहीं किया था स्ट्रक्चरलिज्म में, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को शामिल किया था विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म में। इसी वजह से जो फंक्शनलिज्म है वो एक पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट के तौर पर नजर आता है हमें स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। इसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म ये था कि जो टिचनर का स्ट्रक्चरलिज्म था वो प्योर नॉलेज के साथ डील करता था, वो अप्लाइड नॉलेज के साथ डील नहीं करता था। मतलब ये कि जो टिचनर का स्ट्रक्चरलिज्म था उसका ताल्लुक बेसिक रिसर्च से होता है कि बेसिक रिसर्च के साथ था और अप्लाइड रिसर्च के साथ नहीं था, जिसकी वजह से जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्ट्रक्चरलिज्म सॉल्व करने के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता, बस हमें माइंड या कॉन्शियस एक्सपीरियंस के हवाले से नॉलेज को जनरेट करके बताता है। तो क्रिटिसिज्म बहुत तवील है, जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड में भी शेयर कर दिए और लेक्चर में भी कर दिए हैं। आखिर में करंट स्टेटस है स्ट्रक्चरलिज्म का। आज हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरलिस्ट तो मौजूद नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी की दो ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें स्ट्रक्चरलिज्म का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये दोनों ब्रांचेस के नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। तो आज हमने वॉलंटरिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे फंक्शनलिज्म को। तो अगर हम फंक्शनलिज्म का जिक्र करते हैं तो कहा जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद फंक्शनलिज्म आया था और फंक्शनलिज्म जो है उसने टक्कर दी थी स्ट्रक्चरलिज्म को। लेकिन अगर हम फंक्शनलिज्म की हिस्ट्री को देखते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म से पहले ही फंक्शनलिज्म का काम आपको नजर आता है।
लेकिन इसको पॉपुलरिटी मिली थी स्ट्रक्चरलिज्म के ज़माने में, ख़ास तौर पर जब लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म को तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया था या स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसाइज होना शुरू हुए थे। तो फंक्शनलिज्म जो है अमेरिका में लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज होता है और एज एन अल्टरनेटिव टू स्ट्रक्चरलिज्म समझा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो फंक्शनलिज्म है ये स्ट्रक्चरलिज्म से पहले एग्जिस्ट करता था। इसकी वजह यह है कि जो विलियम जेम्स थे, फाउंडिंग फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, वो टिचनर से बड़े थे और जिस जमाने से विलियम वुंट ने साइकोलॉजी पर काम करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसी जमाने से विलियम जेम्स ने भी काम करना शुरू कर दिया था। और आपको ये भी पता है कि जो साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी थी वो बेसिकली बनाई थी विलियम जेम्स ने अमेरिका में 1875 में। लेकिन वो लेबोरेटरी जो थी रिसर्च लेबोरेटरी नहीं थी, एजुकेशन से रिलेटेड थी। इसी वजह से जो साइकोलॉजी की फर्स्ट रिसर्च लेबोरेटरी है वो हम विलियम जेम्स की लेबोरेटरी को नहीं मानते जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बनाई थी, बल्कि हम 1879 में जो विल्हम वुंट ने लेप्जिग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में बनाई थी उसको हम साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी मानते हैं। तो नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह इन डिटेल फंक्शनलिज्म पर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का इख्तिताम यहीं पे होता है। थैंक्स वेरी मच। और इस मीटिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप पुट कर सकते हैं।